प्लस कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस की अपडेट्स प्राप्त करने के लिए मुझे इस आईडी पर आप फॉलो कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेरा हैंडल है महिपाल राठौड़ और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मिलेगा pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का वोट आने ही वाला है और भारत ने यह तय किया है कि वो मालदीव्स के कैंडिडेचर को सपोर्ट करेगा। तो मालदीव्स की तरफ से उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद इस चुनाव में खड़े होंगे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के पद के लिए। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी अपने पूर्व विदेश मंत्री ज़ल्माय रसूल को इस चुनाव में उतारना चाहता है। तो ज़ल्माय रसूल ये भी एक अफगान पॉलिटिशियन है, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं और ये ऑफिशियल अफगान कैंडिडेट होंगे। और दूसरी तरफ अब्दुल्ला शाहिद इज द कैंडिडेट फ्रॉम मालदीव्स। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का ये चुनाव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस के 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। इसमें सारे सदस्य जो यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है वो सभी हिस्सा लेते हैं, सब वोट डालते हैं और इसके प्रेसिडेंट का चुनाव हर साल होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ईयरली बेसिस पर हर साल ये चुनाव होता है। तो लगभग जून के महीने में ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। पिछले बार प्रेसिडेंट कौन था? तुर्की के वोल्कान बोजकीर ये प्रेसिडेंट बने थे जून 2020 में। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द 75th सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली का सेशन होगा अक्टूबर के महीने में और पहले ही जून में यह चुनाव हो जाता है असेंबली के प्रेसिडेंट का। जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट बनता है वो जनरल असेंबली की मीटिंग का चेयरपर्सन और प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी ऑटोमेटिकली बन जाता है। यूएनजीए के प्रेसिडेंट के पद के चुनाव की खास बात यह है कि यहां पर यूनाइटेड नेशंस ने यह पद रोटेशन बेसिस पर सभी रीजन्स को दे रखा है। यानी कि प्रेसिडेंट ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ही यूएसए या यूके का बनेगा। तो यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर्स 193 मेंबर भारत की तरफ से पहली बार इलेक्ट हुई थी विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो ये पहली महिला प्रेसिडेंट थी यूएनजीए की। तो 2021 में ये प्रेसिडेंसी अब फिर से एशिया पैसिफिक रीजन के पास आई है। 7 जून को चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस बार मालदीव्स और अफगानिस्तान दोनों आमने सामने हैं। अफगानिस्तान सरकार ने भारत को ऑफिशियली ये रिक्वेस्ट करी है कि हमारे कैंडिडेट ज़ल्माय रसूल को आप सपोर्ट करें, लेकिन भारत जो है उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमने लगभग 1 साल पहले ही मालदीव्स को कह दिया था कि हम आपका सपोर्ट करेंगे। भारत का ये कहना है कि अफगानिस्तान ने अपना कैंडिडेट बहुत ही लेट अनाउंस किया जनवरी 2021 में। हालांकि ऑलरेडी 5-6 महीने हो चुके हैं, लेकिन इस रेस के लिए 1 साल पहले कैनवसिंग शुरू हो जाती है। 1 साल से लगातार देश कोशिश करते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट इलेक्ट हो। तो पिछले साल ही मालदीव्स ने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया था और भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2020 में, आज से लगभग 10 महीने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि भारत मालदीव्स के कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा। नवंबर 2020 में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला जब मालदीव्स गए थे तब उन्होंने फिर से ये बात दोहराई थी। तो अब भारत 2 बार पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर, भारत के सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर जब ये बात कह चुके हैं कि हम मालदीव्स को सपोर्ट करेंगे, तो ऐसे में हम अफगानिस्तान को अब सपोर्ट कैसे कर दें, ये भारत का स्टांस है। तो अफगानिस्तान ने अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट काफी लेट किया, उनको पहले करना चाहिए था। जनवरी 2021 में जाकर उन्होंने ये कैंडिडेचर अनाउंस किया। तो ये भारत के लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था और इसीलिए भी सरप्राइजिंग था क्योंकि जब पिछले साल जुलाई अगस्त से ही ये बात चल रही है कि मालदीव्स अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा, तो अब अफगानिस्तान इतना लेट अपना कैंडिडेट क्यों लेकर आया है? क्योंकि जब भी किसी रीजन के पास ये प्रेसिडेंसी आती है तो अमूमन यही होता है कि आपस में आम सहमति से ये लोग एक कैंडिडेट डिसाइड कर लेते हैं, ताकि क्या होता है कि वोटिंग में दिक्कत नहीं आती। लेकिन दूसरी ओर अफगानिस्तान सरकार का यह कहना है कि भारत को उसे सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि 2013 में अफगानिस्तान के पास यह मौका था कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के पद पर जा सकता था, लेकिन उसने अपना कैंडिडेचर पीछे खींच लिया ताकि भारत उस पद पर जा सके। क्योंकि भारत अभी 2021 और 22 में मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, आपको पता ही होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 होते हैं परमानेंट जिनके पास वीटो पावर है और बाकी 10 नॉन परमानेंट जिनको चूज किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है हर 2 साल में। ठीक है, तो 2 साल का टेन्योर होता है। तो भारत 2021 और 22 में यूएनएससी का मेंबर है और वो मेंबर इसीलिए बन पाया क्योंकि यहां भी रोटेशन से होता है, रीजन वाइज रोटेशन होता है। तो भारत मेंबर इसीलिए बन पाया क्योंकि अफगानिस्तान ने अपना कैंडिडेचर पीछे खींच लिया। तो उस समय यह उम्मीद थी अफगानिस्तान को कि भविष्य में कभी यूएन में इस तरह की वोटिंग होगी तो अफगानिस्तान को भारत सपोर्ट करेगा। तो इसीलिए अफगान ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि आप हमारा वो जो फेवर है उसको रीपे करें, लेकिन भारत अभी अपना स्टांस चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन भारत अफगानिस्तान को नाराज भी नहीं करना चाहता है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रूप्स पुल आउट कर रहे हैं अफगानिस्तान से। यूएस आर्मी पूरी तरह से अब बाहर आ जाएगी, तो अफगानिस्तान की सिचुएशन काफी वॉलेटाइल है। ऐसे में कई दूसरे पावर्स जैसे कि रशिया, चाइना उस वैक्यूम को भरना चाहते हैं,
पाकिस्तान भी उस वैक्यूम में अपनी पोजीशन को और मजबूत बनाना चाहता है। तो ऐसे में भारत अफगानिस्तान को भी नाराज नहीं करना चाहता है, लेकिन भारत बार बार ये कह रहा है कि अफगानिस्तान को बैक ना करना ये हमारे बाइलैटरल संबंधों पर कोई असर नहीं डालेगा, यानी कि भारत के जो द्विपक्षीय संबंध है अफगानिस्तान के साथ उन पर कोई आंच नहीं आएगी। ये उनका कोई इंडिकेटर नहीं है कि हम अफगानिस्तान को वोट नहीं कर रहे, इसका मतलब हम अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब ये जो यूएनजीए प्रेसिडेंट का जो वोट है ये कई बार डिवाइसिव हो गया है पिछले कुछ सालों में, ऐसा देखा जा रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जब रीजनल ग्रुप्स में आपस में तालमेल नहीं होता तो जो मेजर पावर्स हैं जैसे कि यूएस, चाइना, रशिया, ये क्या करते हैं, ये बीच में घुस के इसको और ज्यादा डिवाइसिव बना देते हैं। ये 2016 में भी देखा गया था जब फिजी इलेक्शन जीता था, लेकिन सामने था साइप्रस, और दोनों देशों को अलग अलग देश बैक कर रहे थे, एक तरफ यूएस दूसरी तरफ चाइना। तो ये दोनों आपस में इन देशों के माध्यम से अपनी जियो पॉलिटिक्स को चला रहे थे। तो क्या हो रहा है कि अभी भी इसी प्रकार की सिचुएशन होने का डर है। चाइना अफगानिस्तान को अपना वोट देगा, मालदीव्स को नहीं देगा, और बाकी सारे जो रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, रीजनल कंट्रीज हैं, वो देंगे मालदीव्स को वोट। तो फिर से ये पूरा कॉन्टेस्ट थोड़ा सा डिवाइसिव हो जाएगा, बस यही डर है। अब अगर मालदीव्स ये चुनाव जीत भी जाता है, जो मोस्ट प्रोबेबली ये जीत जाएगा, तो इससे हमें क्या फायदा होगा, भारत को क्या फायदा है? तो देखो, पहली बात तो ये कि फॉरेन मिनिस्टर शाहिद जो हैं मालदीव्स के, वो काफी एक्सपीरियंस्ड मंत्री हैं, एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन हैं, उनके क्रेडेंशियल्स काफी अच्छे हैं, और जनरल असेंबली में इस तरह के एक्सपीरियंस लोगों की हमेशा आवश्यकता होती है, खास करके ऐसे लोग जो भारत को सपोर्ट करें। भारत को मालदीव्स की अभी इसीलिए भी आवश्यकता है क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में भारत को अपना पावर प्रोजेक्ट करने के लिए एक रिलायबल पार्टनर की जरूरत है, एक रिलायबल साथी की जरूरत है। श्रीलंका हमारा जनरली रिलायबल साथी रहता था, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि श्रीलंका हर महीने 2 महीने अपना रुख बदल लेता है। इकोनॉमिक सिचुएशन या पॉलिटिकल लीडरशिप का मूड होता है, उस अनुसार कभी वो चाइना के साथ चला जाता है, कभी वो भारत को फेवर करता है। तो ऐसे में श्रीलंका पर अभी कुछ समय के लिए शायद रिलाय नहीं किया जा सकता, इसीलिए भारत मालदीव्स को यहां पर काफी बैक कर रहा है, और मालदीव्स का एक सपोर्ट होना काफी जरूरी है इंडियन ओशन रीजन में भारत के लिए। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करते हैं। इसका पीडीएफ आपको इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएगा। अगर आप 2022 और 23 के यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारत के बेस्ट एजुकेटर्स से आप लाइव पढ़ सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। तो यहां पर 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। इन सभी सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं वाइल परचेसिंग द सब्सक्रिप्शन। तो आपको ये वाली प्राइसेस पे नहीं करनी है। 1 साल, 2 साल और 3 साल के कोर्सेज की ये प्राइसेस रहेंगी। तो प्लस और आइकॉनिक में फर्क क्या है कि प्लस में आपको लाइव क्लास, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस और वीकली टेस्ट मिलेंगे, और आइकॉनिक में इसके उपरांत आपको पर्सनल मेंटोर मिलेंगे जो आपको डे टू डे गाइड करेंगे। स्टडी प्लानर है, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, तो ये सारी सुविधाएं आपको यहां मिलेगी। सब्सक्रिप्शन लेते ही आप बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कहां पढ़ूं, किससे पढ़ूं, जस्ट ज्वाइन अ बैच। हर हफ्ते एक नया बैच बनता है और बैच में आपका एक शेड्यूल के अनुसार पूरा सिलेबस प्रॉपर्ली कवर करवा दिया जाएगा। तो हर हफ्ते हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल इन तीनों के बैचेस बनाए जाते हैं। 3 फ्री टेस्ट सीरीज चल रही हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। तो आपको पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो और अपना प्रीलिम्स का स्कोर इंक्रीज करो। यहां पर सेक्शनल टेस्ट होते हैं और अब धीरे धीरे फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे जैसे जैसे प्रीलिम्स नजदीक आएगा। तो यहां पर आपको केवल एक कोड यूज करना है अनलॉक करने के लिए। 13 जून को अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आ रही है, जिसमें अगर आप टॉप 50 रैंक लेकर आते हैं तो आप भारत के टॉप ब्यूरोक्रेट से पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, और साथ ही साथ कई सारे एप्पल प्रोडक्ट्स जीतने का भी आपके पास मौका है। हर रविवार को कॉम्बैट होता है, इसमें भी हिस्सा लो। यहाँ पर अपनी रैंक देखो, एवरी संडे होता है कॉम्बैट, और यहाँ पर आपके पास स्कॉलरशिप जीतने का भी मौका होगा। इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इनके कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, इनके लिए भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।